2004 का फिल्म फेयर अवार्ड था और अनाउंस होना था अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल। नॉमिनेशन में कौन कौन थे? प्रीति जिंटा फॉर अरमान, बिपाशा बासु फॉर जिस्म, फिरोज खान फॉर जानशी। तो ये सब पॉपुलर नेम्स थे, तो सबको लगा था कि कोई इसी में से अवार्ड जीतेगा। लेकिन जब अवार्ड अनाउंस हुआ तो लोग थोड़ा सरप्राइज हो गए, क्योंकि जिस एक्टर को अवार्ड दिया गया, ना तो उसको बहुत लोग जानते थे और ना उस फिल्म को जानते थे जिस फिल्म के लिए उसे अवार्ड मिला, क्योंकि वो फिल्म कब आई और कब चली गई पता ही नहीं था। वो फिल्म थी हासिल और वो एक्टर थे इरफान खान। तो आज आपको बताता हूँ कि हासिल कैसे बनी और इरफान खान को उनका जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला ही, और उसके बाद कैसे वो मेन स्ट्रीम सिनेमा के इतने बड़े एक्टर बन गए और इतने पॉपुलर। और आज भी उनकी कमी महसूस होती है, जो कोविड के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी। कैसे हासिल ने उनके करियर को ही, नॉट जस्ट इरफान खान के करियर को, इवन तिग्मांशु धूलिया के करियर को भी कैसे हासिल ने बदल के रख दिया था। पहले बताते हैं कि हासिल का जो आइडिया था वो कैसे कंसीव किया था तिग्मांशु धूलिया ने, और तिग्मांशु धूलिया को कब सोचा कि मुझे डायरेक्शन करना है। हुआ ये था कि तिग्मांशु धूलिया एनएसडी में पढ़ते थे, और जब 1993-94 में जब शेखर कपूर बैंडिट क्वीन बना रहे थे, तो उनको चाहिए थे कुछ ऐसे एक्टर्स जो कि बिल्कुल बैंडिट क्वीन के कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस कर सके। और बॉम्बे में तो ऐसे एक्टर थे नहीं, तो उनकी मुलाकात तिग्मांशु से हुई और तिग्मांशु उन्हें मंडी हाउस लेके गए। मंडी हाउस में उन्होंने सीमा बिस्वास, निर्मल पांडे, मनोज बाजपेयी सबसे मिलवाया, और इस तरह से बैंडिट क्वीन की कास्टिंग हो गई। तिग्मांशु के काम से शेखर कपूर बड़े खुश हुए और उनको कहा कि तुम मुंबई आ जाओ और हमारे साथ काम करो। अब तिग्मांशु तो चाहते ही थे कि भाई हमें भी कोई ब्रेक मिल जाए, तो तिग्मांशु चले गए शेखर कपूर के पास मुंबई। लेकिन जैसे ही शेखर कपूर के पास तिग्मांशु पहुंचे, तो शेखर कपूर को कोई हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिल गया, वो निकल गए हॉलीवुड। अब तिग्मांशु बेचारे अकेले वहां रह गए, तो वहां पे कुछ दिन इन्होंने टीवी के लिए राइटिंग वाइटिंग की और एक दो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी शायद डायरेक्ट किया। लेकिन फिर जब इनको अपना पहला फिल्म बनाने का जब तय किया कि अब मुझे भी डायरेक्शन में घुसना है और मुझे भी अपनी पहली फिल्म बनानी है, तो इन्होंने सोचा कि मैं बॉम्बे में ये फिल्म डायरेक्ट नहीं करूंगा, और मेरी जो कहानी होगी वो मेरे एरिया की होगी जहां से मैं आता हूँ। वो इलाहाबाद से थे, तो इन्होंने यही किया कि मैं कुछ ऐसी कहानी बताऊंगा जो कि नॉर्थ इंडिया बेल्ट की हो और नया हो, जो लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखा हो। तो एक बार एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, वो मथुरा के पास किसी लड़की का पीछा किसी कॉलेज स्टूडेंट को, किसी कॉलेज के स्टूडेंट प्रेसिडेंट ने किया था, और कुछ उसके उस वजह से कुछ दंगा वंगा हुआ था, कुछ वायलेंस हुआ था, कुछ ये न्यूज़पेपर की कहानी थी। तो ये कहानी तिग्मांशु धूलिया ने पढ़ी और इनको ये हासिल का आइडिया आया कि नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस में, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बाकी जहाँ जहाँ जो कॉलेजेस हैं, पटना यूनिवर्सिटी, इन सब के कॉलेजेस में जिस तरह की लाइफ होती है, वहाँ का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होता है, उसको सेंटर में रख करके कोई कहानी लिखी जाए। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो बॉम्बे के फिल्म के जो कॉलेजेस होते हैं वो तो करण जौहर स्टाइल के होते हैं, वो तो वास्तविकता से उनका कोई लेना देना होता नहीं है। तो तिग्मांशु धूलिया ने सोचा कि इस पर्टिकुलर जो न्यूज आइटम था, और चूंकि इसमें एक स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट जो था वो इन्वॉल्व था, एक लड़की का पीछा करते हुए उसकी वजह से कुछ वायलेंस वायलेंस हुआ, तो इसको लेकर के एक स्टोरी में डेवलप किया जाए। तो फिर उन्होंने स्टोरी भी लिखी अच्छे से, बट दिक्कत है कि प्रोड्यूसर कोई था नहीं, क्योंकि तिग्मांशु धूलिया कोई बड़े नाम तो थे नहीं, और तो फिर इनको पैसे कौन लगाएगा। हालांकि एक प्रोड्यूसर मिला भी था, पैसे भी दिए थे, लेकिन पिक्चर बनने के बीच में ही वो भाग गया था। तो पिक्चर जो थी वो बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। अब बताते हैं कि इसकी कास्टिंग कैसे हुई। तो जब कहानी लिखी तो तिग्मांशु की मुलाकात एक बार शाद अली, जो साथिया के डायरेक्टर थे और जिन्होंने बंटी बबली बनाई है, उनके घर पे एक बार तिग्मांशु की मुलाकात हुई थी जिमी शेरगिल से। जिमी शेरगिल उस वक्त, क्योंकि शाद अली यश चोपड़ा कैंप के डायरेक्टर थे और जिमी शेरगिल मोहब्बतें कर चुके थे, तो उनकी मुलाकात जिमी शेरगिल के घर पे हुई। और इनके कहानी का जो हीरो था, वो ऐसा इनको चाहिए था कि कोई वेल एजुकेटेड, वेल कल्चर्ड लड़का लगे, जिसमें थोड़ा इनोसेंस हो, और जो कि इलाहाबाद या नॉर्थ इंडिया के कल्चर को ठीक से जानता हो, समझता हो।
और चूँकि जिमी शेगिल भी अपने थ्रू आउट लाइफ़ अगर उनका आप देखोगे तो वो गोरखपुर में भी रह चुके हैं, इलाहाबाद में भी रह चुके हैं, पंजाब में तो वो हैं ही। तो जब दिग्मांशु से मुलाकात हुई तो वो इनको एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए जिमी शेगिल को ले लेते हैं एज़ अ हीरो। ऋषिता भट्ट का शायद ऑडिशन हुआ और उनका काम उनको पसंद आया। जो आशुतोष राणा का कैरेक्टर था, गौरीशंकर पांडे का, उसके लिए आशुतोष पहली चॉइस थे हिमांशु के। वो पहले से ही सोच के रहे थे कि इस कैरेक्टर के लिए तो आशुतोष राणा को लिया जाएगा। मामला फंसा जो फिल्म का जो सबसे दमदार कैरेक्टर है रणविजय सिंह का, उसके ऊपर। हुआ ये कि तिग्मांशु धूलिया पहले चाहते थे कि इसकी जो ये एक्टिंग जो है, ये कैरेक्टर की एक्टिंग मनोज वाजपेयी से करवाना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त मनोज वाजपेयी सत्या के बाद एक तरह से कह सकते हैं स्टार तो हो ही गए थे स्मॉल फिल्म सर्कल्स में। हालांकि वो एज अ लीड कोई बहुत बड़े वो हीरो नहीं थे अभी भी, लेकिन लोग उनको जान गए थे। और चूंकि एक कैरेक्टर नॉर्थ इंडिया का था और मनोज भी बिहार से आते हैं, तो तिग्मांशु को लगा कि मनोज वाजपेयी इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब मनोज को कहानी सुनाई तिग्मांशु ने, तो मनोज ने कह दिया कि मैं अपने करियर के इस स्टेज पे विलन का रोल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हुआ ये था कि जब सत्या हिट हो गई थी भीकू मात्रे के रोल में, तो इनको बहुत सारे ऐसे ऐसे ही ऑफर आते थे जिसमें वो गैंगस्टर बने हुए हैं या विलन बने हुए हैं, हीरो से मार खा रहे हैं। तो मनोज वाजपेयी को लगा कि फिर इसमें मुझे हीरो से मार खाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं इस रोल को नहीं करूंगा। अब मनोज वाजपेयी के ना कहने से, क्योंकि तिग्मांशु ये भी चाहते थे कि अगर मनोज वाजपेयी ने हाँ कह दिया तो फिल्म को एक सेलिंग पॉइंट भी मिल जाएगा कि इस फिल्म में मनोज वाजपेयी जैसे एक्टर है। तो लेकिन जब मनोज वाजपेयी ने मना कर दिया तो इनके पास कोई चॉइस ही नहीं था। तो ये फिर ये गए अपने जो दोस्त थे इरफान, उनके पास। उधर इरफान एक्टिंग छोड़ करके वापस जयपुर जाना चाहते थे, क्योंकि वो कई सालों से छोटे छोटे रोल्स टीवी में, सीरियल्स में और कुछ कुछ फिल्में करते भी थे। तो वो सारी फिल्में तो बड़े स्क्रीन पे तो रिलीज भी नहीं होती थी। एनएफडीसी की बहुत सारी फिल्में उन्होंने की थी, लेकिन उनको वो कामयाबी नहीं मिली थी। और उस वक्त इरफान जो थे वो चंद्रकांता वगैरह, बनेगी अपनी बात जैसे बहुत सारे सीरियल्स में काम किए हुए थे, लेकिन वो पहचान उनको मिली नहीं थी। तो इरफान वापस जा रहे थे, हिमांशु ने उनको रोका और कहा कि भाई ये हमारा एक कैरेक्टर है, देखो, और मुझे लगता है कि तुम इसको जस्टिस कर सकते हो इस कैरेक्टर के साथ। तो इरफान ने बोला कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई। और वो बोले कि देखो, मुझे तो ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो आप माहौल बता रहे हो, जो जो पूरी जो कहानी जो है, और आप चाहते हो कि बिल्कुल रॉ रहना चाहिए और रियलिज्म होना रहना चाहिए फिल्म में, तो मुझे प्लीज आप इलाहाबाद ले चलो, मैं थोड़ा जानूंगा समझूंगा, तभी वो कैरेक्टर को मैं ठीक से परफॉर्म कर पाऊंगा। तो तिग्मांशु उनको लेके चले गए इलाहाबाद, और कुछ स्टूडेंट लीडर्स के साथ इनको छोड़ दिया 1-2 महीने रहने के लिए। तो इरफान ने खूब उनके साथ समय बिताया, बात बात की, और पूरा जो जो माहौल था इलाहाबाद का, और जो पूरा जो उसको कहते हैं ना भोकाल जो होता है, वो उसको पूरा इम्बाइब कर लिया इरफान ने। और फिर जैसा देखा आपने रणविजय सिंह का कैरेक्टर इरफान ने क्या बखूबी निभाया। अच्छा, जब फिल्म की एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है कि फिल्म का क्लाइमैक्स सबसे पहले शूट हुआ। फिल्म के क्लाइमैक्स आपने देखा होगा कि कुंभ के मेले में क्लाइमैक्स है। तो 2001 में इसकी शूटिंग हुई थी। 2001 में जब कुंभ मेला लगा था, और चूंकि ये सब नए नए डायरेक्टर भी नए थे, एक्टर्स जितने थे वो सब भी नए थे, तो एक तो ये हुआ कि जब ये, और ऊपर से बड़े बहुत क्लेवरली क्लाइमैक्स को शूट किया गया। हिमांशु ने बताया कि कई बार उन्होंने कैमरे को किसी खुफिया जगह पे छुपा दिया था, और इनको बस एक्टर्स को कहा था आप लोग बस इधर उधर दौड़ते रहो, मैं शूट कर लूंगा। तो अब कुंभ मेला इतना बड़ा फेयर होता है, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, और वहाँ पे कितनी चतुराई से तिग्मांशु ने उस पूरे क्लाइमैक्स को शूट किया कि वहाँ के लोगों को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था फिल्म का। क्लाइमैक्स तो शूट हुआ गया, लेकिन जब प्रॉब्लम तिग्मांशु ने तब फेस किया जब ये लोग मेन फिल्म की शूटिंग करने के लिए इलाहाबाद पहुंचे। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लीडर्स ने और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने फिल्म को वहां पे शूट करने की इजाजत ही नहीं दी, क्योंकि उनका कहना था कि आपकी इस फिल्म से मेरे शहर का और कॉलेज का इमेज जो है वो खराब हो जाएगा। हिमांशु ने बहुत मेहनत भी की, समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। 1-2 सीन्स इलाहाबाद में हुए, लेकिन मैक्सिमम फिर जो सीन्स थे वो मुंबई और पुणे के कॉलेजेस मिला करके किए गए। और वहां पे आपको ये देखिए आर्ट डायरेक्शन कितना कमाल का है कि वो जो मुंबई या पुणे के कॉलेज भी अगर आप जाके, जहाँ पे ये शूट हुई है,
वो देख के आपको लगेगा कि नहीं कि ये महाराष्ट्र का कोई कॉलेज है, आपको लगेगा कि ये तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही है। तो यहाँ पे आर्ट डायरेक्शन की तो तारीफ करनी चाहिए। खैर इस तरीके से फिल्म बनी, और बीच में फिर जैसे मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर भाग गया था, तो एक श्रृंगार फिल्म्स करके कंपनी थी, उन्होंने फिर फिल्म को बनाने में मदद किया, और इस तरीके से पूरा ये हासिल जो है वो कंप्लीट हुआ। और जब फिल्म कंप्लीट हो गई, जब एडिटिंग हो रही थी, तो रणविजय सिंह ने हिमांशु से कहा था कि देख लेना ये जो कैरेक्टर है ना, ये गब्बर सिंह इतना पॉपुलर होगा। तो गब्बर सिंह इतना पॉपुलर तो नहीं, लेकिन पॉपुलर तो काफी हुआ। और रणविजय सिंह, और हुआ ये कि जब स्क्रीनिंग की गई, इसका जो प्रीमियर किया गया, तो क्रिटिक्स को फिल्म बड़ी पसंद आई। लेकिन सबको यही था कि ये फिल्म चलेगी कैसे, इसमें कोई स्टार तो है नहीं, तो सेलिंग पॉइंट आपका क्या है। तो और वही हुआ, फिल्म जब थिएटर में गई भी, तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, पैसे नहीं कमा पाई, बहुत जल्दी उतर भी गई। लेकिन फिल्म का बज़ तभी बना जब फ़िल्म फेयर अवार्ड में इरफ़ान खान को बेस्ट विलेन का अवार्ड मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि उस वक़्त डीवीडी का ज़माना था। उस वक़्त लोग फ़िल्में डीवीडी पे देखते थे, डीवीडी, सीडीज़ मँगा करके। तो जब ये अवार्ड अनाउंस हुआ, उसके बाद लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये कौन है इरफ़ान खान, तो इसकी फ़िल्म देखनी है। क्योंकि हासिल का जब रिलीज़ से पहले जो ट्रेलर आया था, तो ट्रेलर में आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, तो उस वक़्त सिर्फ़ जिम्मी शेरगिल दिखते थे। वो जो अभिजीत का गाया हुआ गाना है, आँखें भी होती है दिल की ज़ुबान, बड़ा अच्छा सॉन्ग था, जतिन ललित ने म्यूज़िक दिया था इस फ़िल्म में, तो सिर्फ़ वो सॉन्ग दिखता था। अच्छा, अब जिम्मी शेरगिल उतने बड़े स्टार नहीं थे, लोग बस इतना जानते थे कि अच्छा ये मोहब्बतें वाला लड़का है, लेकिन मोहब्बतें वाले लड़के के लिए लोग अपने घर से निकल के सिनेमा हॉल चले जाएँ, उतना अभी स्टारडम जिम्मी शेरगिल का था नहीं। तो फ़िल्म कब आई और कब चली गई लोगों को पता नहीं चला। लेकिन जब ये फ़िल्म फेयर अवार्ड हुआ और इरफ़ान खान को अवार्ड मिला, उसके बाद लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ी, और फिर लोगों ने डीवीडी खोज-खोज करके ये फ़िल्म देखी, और फ़िल्म देख कर के लोग एकदम सरप्राइज़ हो गए कि भाई ये क्या बना दिया? ये कौन एक्टर है? इतना तगड़ा ये रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है। और उसके बाद क्या हुआ कि डीवीडीज़ खूब इसकी बिकी, वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी खूब हुई। स्टेज शोज़ पे इरफ़ान की मिमिक्री होने लगी। सुनील पॉल जैसे जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, आपको याद होगा इन लोगों ने जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज उठाया था 2004-5 में, उस वक़्त ये सुनील पाल इरफ़ान खान की मिमिक्री करके पॉपुलर हो गए थे। तो वो इरफ़ान के कैरेक्टर में दम ही इतना था। तो इस तरीके से फिर हासिल का पूरा बज़ क्रिएट हुआ, और हासिल को लोगों ने ब टी सैटेलाइट टीवी पे देखा, और फिर बाकी ये जो अपने डीवीडीज़ मँगा करके देखा। तो इस तरह से हासिल जो है वो जब रिलीज़ हुई तो वो तो फ्लॉप रही, लेकिन आगे चल के एक कल्ट मूवी बन गई। और इसके बाद इरफ़ान का करियर भी एक अलग ही यू टर्न लिया। हासिल के तुरंत बाद फिर आपकी वो मकबूल आ गई। मकबूल अ, को जब देखा लोगों ने, विशाल भारद्वाज की फ़िल्म थी, तो लगा कि भाई इस एक्टर में तो अलग ही लेवल का पोटेंशियल है, वो तो मतलब नसीरुद्दीन शाह के लेवल का एक्टर है। उसके बाद तो फिर बड़े-बड़े जो टॉप लीग के जो प्रोड्यूसर्स थे, यश राज फ़िल्म्स, वो उन लोगों ने उनको न्यूयॉर्क फ़िल्म में साइन कर लिया, और सुजीत सरकार और कितने सारे बड़े-बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने फिर इरफ़ान के साथ काम करने का तय किया। और इरफ़ान को आपने देखा ही है कि किस तरह की फ़िल्में उन्होंने की। उसका उनका जो करियर था, हासिल के बाद से वो एकदम ही अलग लेवल पे वो राइज़ किया, क्योंकि उससे पहले वो बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे। आप अगर अगर आपको नहीं पता होगा, तो जैसे एक डॉक्टर की मौत, इस तरह की फ़िल्मों में वो नज़र आए थे। लेकिन चंद्रकांता वो करते थे, और बहुत सारी टीवी सीरियल्स में थे। एक फ़िल्म थी घात, वो 2000 में रिलीज़ हुई थी, उसमें मनोज वाजपेयी और इरफ़ान दोनों थे, और इरफ़ान ने उस फ़िल्म में भी बहुत खतरनाक रोल किया था। वो फ़िल्म फ्लॉप थी, और वो बहुत अच्छे से बनी हुई फ़िल्म नहीं थी, इसलिए शायद उसको लोग उतना याद नहीं करते। लेकिन रणविजय सिंह जैसा ही ऑलमोस्ट कैरेक्टर उस फ़िल्म में भी था घात में इरफ़ान का, उसमें वो मामू का रोल करे थे, वो बहुत बहुत ही खतरनाक विलेन उसमें भी बने थे। तो इस तरीके से जो हासिल की जो स्टोरी थी, हासिल ने कैसे इरफ़ान के करियर को ही पूरा एकदम बदल के रख दिया। ये कहानी बड़ी दिलचस्प थी, मैंने सोचा कि आपको सुना दूँ, क्योंकि मैं अक्सर जो है वो कई बार मैं 60s से लेके 80s तक की मूवीज़ की मैंने हमेशा बात की है, तो मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा-सा कुछ नई मूवी की बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको हासिल की स्टोरी सुनाई जाए। आपको कैसी लगी बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, और अगर हासिल से जुड़ी आपकी भी कुछ यादें हैं, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, या फिर कुछ अच्छे एनेक्डोट्स अगर आपको ही पता है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।